variation in conductivity of electrolyte solution with concentration. कंसंट्रेशन के साथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन आएगा, तो गौर से देखो। कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए, ये हमारा इक्वेशन है। ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, एल बाई ए। अब यहां पे बोला कि कंसंट्रेशन चेंज करने का क्या इफेक्ट होगा, तो सुनो जी। कंडक्टिविटी डिफाइन करते वक्त मैंने वॉल्यूम को क्या ले रखा है, यूनिट। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन में आपको बताया था कि इट इज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मींस ड्यूरिंग डिफाइनिंग कंडक्टिविटी वी हैव टेकन वॉल्यूम एज यूनिट, सो ड्यूरिंग चेंजिंग कंसंट्रेशन वी कांट चेंज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मींस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी को डिफाइंड किया गया है कितना पे जी, यूनिट वॉल्यूम पे, कि यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी कहलाता है। इसलिए वी कांट चेंज द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ड्यूरिंग वेरिएशन कंसंट्रेशन। तो क्या चेंज होगा जी, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, सी हुआ कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम, राइट। अब हियर वॉल्यूम कांस्टेंट है, हियर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो C इज इक्वल टू एन बाई वी, भी नीचे वाला कांस्टेंट हो गया। अब क्या चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, तो कंसंट्रेशन चेंज कर नंबर ऑफ मोल बदलना पड़ेगा। मींस अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। कंसंट्रेशन घटाओगे तो क्या घटेगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर आप ये कांस्टेंट हो गया, मींस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो गया। अब कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोलाइट का तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा जी, कंडक्टेंस। तो फिर क्या बढ़ेगा जी, कंडक्टिविटी। तो मैं आपको बताया हूं कि नंबर ऑफ मोल्स अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का बढ़ रहा है सॉल्यूशन के अंदर तो उससे कंडक्टिविटी पक्का बढ़ेगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या बढ़ेगा जी, कंडक्टिविटी। मींस मैं यहां बोलने जा रहा हूं कंडक्टिविटी increases with increase in concentration of solution। सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। नाउ वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन, मींस डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगा उसका हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। मींस वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी में कैसे वेरिएशन होता है उसका स्टडी करने जा रहे हैं। अब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो टू डिफरेंट टाइप का, एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, दूसरा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। तो दोनों में वेरिएशन डाइल्यूशन से अलग अलग होता है। पहले हम लोग केस फर्स्ट में डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन।
केस फर्स्ट, फॉर ए स्ट्रॉन्ग electrolyte solution. A strong electrolyte solution means sodium chloride, sodium acetate means sodium chloride जैसा पोटेशियम क्लोराइड, ये सब जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो अगर सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरिएशन होगा उसका स्टडी मैं करने जा रहा हूं। तो देखो जी, पहले आप इसका ग्राफ देखो, फिर मैं थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन करूंगा। इस ऑर्डिनेट पे मीन्स वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोग रख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी को, एंड एफ सीसा मीन्स एक से एक्सिस के लॉन्ग रख रहे हैं अंडर रूट कंसंट्रेशन, सी कंसंट्रेशन है, सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यह हुआ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, एनी कंसंट्रेशन। मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको लैम्डा एम इन्फिनिटी और लैम्डा एम नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यह हुआ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखो जी, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है उसका मीनिंग बता रहा हूं, एक ग्राफ है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के मींस डाइल्यूशन के साथ जो मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन आता है उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब गौर से देखो, इस ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन है और यहां पे दिख रहा है कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हो, कंसंट्रेशन का अंडर स्क्वायर रूट यहां पे लिया गया है, उसकी भी क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के टर्म्स में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया है, तो पता चला है कि इस तरह से लीनियर वेरिएशन होता है। मींस जैसे जैसे कंसंट्रेशन को आप डिक्रीज कर रहे हो, मींस आप राइट से जब लेफ्ट आ रहे हो तो कंसंट्रेशन घट रहा है, कंसंट्रेशन घटने का मीनिंग हुआ क्या बढ़ रहा है जी, डाइल्यूशन। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, सी जब डिक्रीज होगा तो डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, समझते हो ना। मींस एडिशन ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। जब भी किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करोगे उसका डाइल्यूशन होता है। सॉल्वेंट के एडिशन से क्या घटता है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का डिक्रीमेंट मींस डाइल्यूशन। तो आप देख रहे हो जब आप जैसे इससे कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हो, मींस जैसे जैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी क्या बढ़ रहा है। मींस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के इंक्रीमेंट के साथ मींस सॉल्वेंट के एडिशन के साथ हमारा मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इंक्रीज होता है। मींस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिक्रीज का मतलब हुआ डाइल्यूशन बढ़ना, डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन आता है लैम्डा एम मींस मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, किसी पर्टिकुलर डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए अंडर रूट सी। ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन हुआ इस ग्राफ का। इसको हम लोग ओनसागर डिबाई इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन को कहा जाता है, यहाँ पे कौन क्या है, ये है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ए अंडर रूट सी समझ रहे हो कंसंट्रेशन, और ए कांस्टेंट होता है। अब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, गौर से देखिए। जैसे जैसे कंसंट्रेशन घट रहा है डाइल्यूशन बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक मोमेंट आ जाएगा
यहां पे आओगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। कंसंट्रेशन जीरो का मीनिंग हुआ डाइल्यूशन क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। कंसंट्रेशन जीरो कब होगा जी, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। तो सी जीरो कब होगा, जब V इंफिनिटी होगा, मीन्स व्हेन V टेंड्स टू इंफिनिटी C टेंड्स टू जीरो। मीन्स जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वॉल्यूम बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो जैसा हो जाएगा, उस सिचुएशन को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हालांकि प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन कभी, मतलब थ्योरेटिकली कंसंट्रेशन कभी एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकता है और वॉल्यूम कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यह है, कंसंट्रेशन जीरो का मतलब क्या हो, जैसे मान लो तुम्हारे घर में गेस्ट आए हैं, बहुत सारा गेस्ट आया है लोग, और तुमने क्या किया कि तुमने 5 लीटर वाटर में 1 ग्राम शुगर डालकर शरबत बना दिया। अब बताओ, आप तो केमिकली उसमें 1 ग्राम शुगर डाले हो, लेकिन जो पिएगा शरबत, क्या उसको पता चलेगा शरबत है, उसके लिए क्या है, वो पानी है। क्यों, क्योंकि शुगर के रिस्पेक्ट में जो वाटर है वो इतना ज्यादा है कि शुगर का वैल्यू कंसंट्रेशन क्या हो गया, लग रहा है कि शुगर है ही नहीं, मींस कंसंट्रेशन क्या हो गया, जीरो हो गया है। तो वह सिचुएशन है जब सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत कम हो जाता है, तो मानते हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जीरो हो गया, और उस समय मानते हैं कि हमारा डाइल्यूशन कितना हो गया जी, इनफाइनाइट हो गया, इतना ज्यादा सॉल्वेंट हो गया है कि सॉल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबल हो गया, जीरो हो गया, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जिस समय कंसंट्रेशन, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो देन डाइल्यूशन अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देख लो, ग्राफ को आगे बढ़ाओ, एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, ग्राफ को आगे बढ़ाओगे तो यहां आगे कट करेगा, जहां पे ग्राफ कट करेगा, जहां पे ग्राफ कट करेगा इस पॉइंट पे, यह किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मींस जब कंसंट्रेशन आपका टेंस टू जीरो होगा, जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट को टेंस करेगा, उस समय जो कंडक्टिविटी होता है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम कब होगा, जब डाइल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब पॉइंट यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्यों बढ़ता है, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस इक्वेशन को क्लियर कर दो। यहां पे ए है कांस्टेंट, ए कांस्टेंट होता है, ए इज कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सॉल्ट। ए इज कांस्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सॉल्ट। अब इस इक्वेशन को हम लोग डिबाई-ऑन-सागर इक्वेशन बोलते हैं, डिबाई-ऑन-सागर। डिबाई नाम के साइंटिस्ट है जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डाइपोल मूवमेंट में, ऑन-सागर भी साइंटिस्ट का नेम है, इसको बोलते हैं डिबाई-ऑन-सागर इक्वेशन, क्योंकि वो लोग ने ही इस इक्वेशन को डिराइव किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ और डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज होता है, उसका उन्होंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो इस वजह से उनके नाम पे आ गया है डिबाई-ऑन-सागर इक्वेशन। लेकिन अब पॉइंट यह है कि हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्यों इंक्रीज होता है, उसका क्या रीजन है। तो रीजन, इस फैक्ट का रीजन सुनो, अब मैं आपको रीजन बताने जा रहा हूं। अब रीजन सुनो कि ऐसा क्या होता है, क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है। तो इसके पीछे रीजन यह है कि जब आप डाइल्यूट करते हो, सॉल्वेंट का एडिशन करते हो, तो आयंस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता है। इससे मान लो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन का कंडक्शन होता है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन कंडक्टिव है। रीजन यह है कि Na+Cl- को मोशन करता है, चार्ज मोशन कर रहा है तो कंडक्शन होगा। बट होता यह है कि सोडियम प्लस और Cl- दोनों मोशन करता है, दोनों अपोजिट आयन है तो अपोजिट डायरेक्शन मोशन करता है, इसकी वजह से करंट होता है, कंडक्शन होता है। लेकिन सोडियम प्लस Cl- को अट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ता है,
मीन्स अपोजिट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से उनका स्पीड कम हो जाता है। जैसे मान लो आप रोड पे चल रहे हो और कुछ देखते हुए चल रहे हो, जब देखते हुए चलते हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड कम हो जाता है, क्योंकि जिसको देख रहे हो आपका टेंशन उधर रहता है, जिसकी वजह से आपका स्पीड कम हो जाता है। सेम यहाँ पे होता है, मीन्स अपोजिट आयंस जब मोशन करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका वेलोसिटी कम हो जाता है, मीन्स आयनिक वेलोसिटी कम हो जाता है। अब आयनिक वेलोसिटी कम होगा तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी कम होगा। लेकिन जैसे ही आप सॉल्वेंट का एडिशन करते हो, जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन ड्रिंक सॉल्वेंट का एडिशन करते हो, सॉल्वेंट का एडिशन करने की वजह से अब तुम्हारे आयंस के बीच में सॉल्वेंट आ गया ज्यादा, आयंस के बीच में सॉल्वेंट जितना बढ़ता जाएगा आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होता जाएगा। अब आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मींस डाइल्यूशन इंक्रीजेज आयनिक मोबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन व्हिच लीड्स कंडक्टिविटी। मींस डाइल्यूशन बढ़ाने से आयनिक मोबिलिटी बढ़ता है और आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मींस सॉल्यूशन को जैसे जैसे आप डाइल्यूट करोगे वैसे वैसे आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, आपका बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा और उसके वजह से डाइल्यूशन, उसके वजह से आपका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। मींस रीजन यह हुआ कि डाइल्यूशन डिक्रीजेज force of attraction between opposite ions which increases ionic mobility which leads मोलर कंडक्टिविटी। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से डाइल्यूशन के साथ चेंज होता है। मींस वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विथ डाइल्यूशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ पढ़े थे, यहाँ हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो मोलर कंडक्टिविटी में चेंजेज हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग से किस मतलब एस्पेक्ट में डिफरेंट है और किस एस्पेक्ट में सिमिलर है। तो गौर से देखिए कि सेकंड वेरिएशन in molar conductivity of weak electrolyte solution with dilution। डाइल्यूशन के साथ किस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी चेंज हो रहा है उसका हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो गौर से देखिए, यहां भी पहले मैं ग्राफिकल ही आपको बताऊंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है। तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस एक्सिस पे रखा गया है मोलर कंडक्टिविटी, इस एक्सिस पे यहां भी रूट अंडर कंसंट्रेशन है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो इस तरह से हुआ है, या इसको चूंकि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ और वेरिएशन देख रहे हैं तो ऐसे एरो दे दिया। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशंस है कंसंट्रेशन में डाइल्यूशन के साथ। ये ग्राफ देखो, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट यहां आप देख रहे हो कि जब कंसंट्रेशन वेरी मींस यहां भी कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ, मींस कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने के साथ, मींस डाइल्यूशन के इंक्रीज होने के साथ, यू नो
डायल्यूशन जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट करोगे तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो ग्राफ बता रहे कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और फिर दिखा रहा है यहां पे कि जिसमें डायल्यूशन आपका अप्रोक्सीमेटली मीन्स जिस समय कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गई, क्योंकि जब इस एक्सिस को टच करेगा तब जाकर के कंसंट्रेशन जीरो होगा, जिस तरह से स्ट्रॉन्ग में होता था। बट दिखा रहा है कि यह लाइन मीन्स ग्राफ इस मोलर कंडक्टिविटी लाइन के पैरेलल हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि जिस समय कंसंट्रेशन बहुत बहुत कम है, मीन्स जीरो के अप्रॉक्स हो गया, मीन्स जिस समय डायल्यूशन इनफाइनाइट हो गया, उस समय मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो गया, वो इनफाइनाइट हो गया। मीन्स व्हेन कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो एंड मोलर concentration tends to zero and dilution tends to infinity, then molar conductivity tends to infinity। क्योंकि आप देख रहे हो कि मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ इस एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब आपको तो पता है कि पैरेलल लाइंस कहां मीट करती है जी, पैरेलल लाइंस मीट करती है इन्फिनिटी पे, और जिसको इन्फिनिटी मिल जाता है वो किसी को मिलता नहीं। आपको पता है ये कंप्लीट हाइपोथेटिकल है, पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मिलती है क्योंकि इन्फिनिटी किसी को मिलता नहीं है, और जिसको इन्फिनिटी मिल जाता है वो किसी को नहीं मिलता है, इसलिए ये कहीं जाकर मीट करते नहीं है। लेकिन हाँ, ये इसका मीनिंग सिंपल यह हुआ कि जब कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, मीन जिसमें डायल्यूशन इनफाइनाइट होगा, जिसमें सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस समय मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मीन्स वीक लाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हियर ऑल्सो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डायल्यूशन। दिस इज द सिमिलरिटीज। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जैसे जैसे डायल्यूशन बढ़ता था वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता था, वो यहां भी हो रहा है। बट यहां पे सरप्लस क्या हो रहा है कि यहां पे जिस समय डायल्यूशन इनफाइनाइट हो जा रहा है, जिस समय कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो रहा है, उस समय यहां पे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जा रहा है, मींस बहुत बहुत ज्यादा हो जा रहा है, जिसको आप ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। जबकि स्ट्रॉन्ग में ऐसा नहीं था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जिसमें डायल्यूशन आपका इनफाइनाइट था, उस समय मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू फाइनाइट था, आपने देखा था। उस ग्राफ को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो उससे आप पता कर सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। जैसे इस एग्जांपल देख लो, अगर यहीं पे स्ट्रॉन्ग का अगर राइट करना हो इस तरह से, इसी ग्राफ में स्ट्रॉन्ग वाला भी मैं दिखा दे रहा हूं, जिससे पहले आप पढ़े हो। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग रहता है, वेरिएशन अलग होता है, बट ये क्लियर है कि सब में इंक्रीज होता है इस तरह से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। तो इसमें देख रहे हो कि एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज फाइनाइट, मींस उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ग्राफ को जहां कट किया वैल्यू होगा। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब इनफाइनाइट डायल्यूशन होता है उस समय मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू फाइनाइट नहीं रहता है, मींस इनफाइनाइट हो जाता है, मींस बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बिकम्स इनफाइनाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका क्या मतलब, मीनिंग क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा। अब लेकिन उससे पहले ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप पहले से पढ़े हो, इसका मैं कल ही बताया था, इसका अलग है तरीका निकालने का, इसका डायरेक्ट इक्वेशन भी है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस ए अंडर रूट सी, जहां पे ए कांस्टेंट होता है। ये किसी पर्टिकुलर सॉल्ट के टाइप पे डिपेंड करता है, अलग अलग सॉल्ट टाइप के सॉल्ट का वैल्यू एक अलग अलग होता है। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है तो ये उसको हम लोग बोलते हैं 1,1 टाइप का सॉल्ट, उसमें कटायन है, दोनों का चार्ज क्या है 1 है। कैल्शियम क्लोराइड तुम्हारा क्या 2,1 टाइप का हो जाएगा। तो उसके सॉल्ट पे डिपेंड करता है, मिस इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए कांस्टेंट होता है। ये मैं आपको कल ही बता चुका हूं, मीन्स लास्ट क्लास में आपको डिस्कस हुआ था। अब यहां वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग देख रहे हैं, तो देखो जी,
अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आप देखो, इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इनफाइनाइट हो गया, जिसको आप ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को इस तरह से इमेंसली इंक्रीज करता है? तो देखो जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने का दो फैक्टर है। एक फैक्टर जो स्ट्रांग है तो यहां भी है, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे, जैसे जैसे सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट बढ़ाओगे, वैसे उससे कटायंस और एनायन के बीच का, कटायन और एनायंस के बीच में ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट आएगा। कटायन एनायंस के बीच में जितना ज्यादा सॉल्वेंट आएगा, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। कटायन आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, उनका स्पीड उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। मींस डाइल्यूशन इंक्रीजेज आयनिक मोबिलिटी व्हिच लीड्स मोलर कंडक्टिविटी। जब भी आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, उसमें सॉल्वेंट का एडिशन करोगे, उसके आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, जिसकी वजह से उनका आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगा। आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। जो वहां हो रहा था यहां भी हो रहा है, बट यहां पे सरप्लस यह है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं रहता है। एज फॉर एग्जांपल, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं रहता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब आप वाटर में डालते हो, उसके एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं रहता है, वो पार्शियली डिसोसिएटेड रहता है। आपको पता है। एज फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऑल वीक एसिड वीक बेसिस आर एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको जब वाटर में डालिएगा तो क्या होगा, एसीटेट आयन प्लस H प्लस ब्रेक हो गया। अब इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है, मींस जितना भी आपका एसिटिक एसिड है पूरा का पूरा एसिटेट आयन में कन्वर्ट नहीं होता है, ये पार्शियली डिसोसिएट होकर के अपने डिसोसिएटेड पार्ट और अपने अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। और आपसे पढ़े होंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया भी, बताया भी था। अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है T=0, इसका कंसंट्रेशन C है तो इसका 0,0 होगा। अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो एट इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होगा आपको पता है। अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका मीनिंग हुआ 1 मोल का अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो जाएगा। अगर 1 मोल का अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो जाएगा तो C मोल का कितना डिसोसिएट होगा, C अल्फा। अगर C अल्फा डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना, C माइनस C अल्फा। बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग एसिटिक एसिड का 1 मोल डिसोसिएट होकर के 1 मोल एसिटिक आयन प्रोड्यूस करेगा एंड 1 मोल H प्लस प्रोड्यूस करेगा। सो C अल्फा विल प्रोड्यूस, C अल्फा मींस आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ C अल्फा, एसिटेट आयन विल आल्सो प्रोड्यूस एज C अल्फा एंड H प्लस विल प्रोड्यूस एज C अल्फा। मींस इसका भी मोल होगा C अल्फा, इसका भी होगा C अल्फा। मींस ये सिचुएशन रहता है। मींस इन सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स this is the situation, means solution has both neutral form of electrolyte as well as dissociated forms. So neutral form, actually since neutral form electrolyte can't do conduction, but only ionic form of electrolytes are responsible for conduction. इसलिए ये कंडक्शन करेगा नहीं, यही दोनों करेगा। तो होता यह है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। मींस ज्यादा से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होता है। मींस ये कैसे जी, तो ये फॉर्मूला इसी को डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से आप हम लोग किए थे, याद होगा आपको। K होता है C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अगर यहां पे अल्फा को नेग्लेक्ट करो, इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो आप लिख सकते हो 1 माइनस अल्फा की जगह पे क्या 1, तो K क्या हो जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं स्ट्रॉन्ग वाला, K अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा को 1 मान लोगे तो ऊपर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, K हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिड C अल्फा स्क्वायर। क्या आप समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या है, K है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट
like weak acid, weak electrolyte like as weak acid, यहां पे weak electrolyte weak acid आपका है, तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू के बाई सी हो जाता है अंडर रूट। तो देख लो अल्फा का यह वैल्यू हो गया, इसका मीनिंग यह हुआ सी कंसंट्रेशन है, तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे वैसे वैसे अल्फा क्या होगा, इंक्रीज होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के साथ मिस डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ बढ़ता है। अभी मान लो अल्फा 40% है, इसका मीनिंग हुआ कि 10 मोल का 4 मोल डिसोसिएट होगा, बढ़ करके 50% हो गया, और 5 मोल डिसोसिएट हो गया, बढ़ करके 60% हो गया, 6 मोल डिसोसिएट होगा। तो जैसे जैसे अल्फा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन होगा, मीन्स ज्यादा से ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, जितना ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। मीन्स इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट two factors are responsible for increment of molar conductivity. One is number of ions. इस केस में आयंस का नंबर ही बढ़ जाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयन का नंबर फिक्स था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। बट यहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होने की वजह से आयंस का नंबर बढ़ता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने के साथ, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है डायल्यूशन बढ़ने के साथ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयंस भी बढ़ता है और आयनिक मोबिलिटी बढ़ता है, दोनों बढ़ता है। इसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में दोनों चीज बढ़ता है, मोलर मींस नंबर ऑफ आयंस और आयनिक मोबिलिटी दोनों इंक्रीज होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा डिसोसिएशन होगा, जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतना ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो मैं आप सबको पहले बताया हूं फॉर्मर जो लेक्चर्स है उसमें, बट फिर भी मैं यहां भी बता दे रहा हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स टेकन या इनिशियल मोल्स। और इनिशियल मोल्स टेकन, इसका रेशियो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मिसाल के तौर पे मान लो 10 मोल एसिटिक एसिड आपने ले रखा है और इसका 4 मोल डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा क्या होगा एसिटिक एसिड का, जो डिसोसिएट हुआ है उसको उसके मोल को ऊपर रखना है, और जितना आप इनिशियली और एक्चुअली लिए हो उसको नीचे, तो 4/10। इस तरीका से अल्फा आप निकाल सकते हो। अब यहां पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में हम लोग ग्राफ से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ग्राफ ऑफ सच वेरिएशंस doesn't cut molar conductivity axis, so we can't calculate molar conductivity at infinite dilution of weak electrolyte by extrapolation of ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके मीन्स आगे पीछे बढ़ा करके हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्राफ को कट ही नहीं करता है। तो फिर हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यह है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जैसे जैसे डायल्यूशन आप बढ़ाओगे वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी उसका बढ़ेगा, क्योंकि उसका अल्फा भी बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक मोमेंट आएगा जब उसका अल्फा क्या हो जाएगा 100%। जब आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाएगा तो उसमें कंप्लीटली वो डिसॉल्व हो, मींस कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। जिस समय वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा उस समय उसका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो मैक्सिमम होगा। और वो कंप्लीट डिसोसिएशन कब पॉसिबल होगा? जब आपका डायल्यूशन इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाता है, मीन्स वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, मीन्स उसके पास आयंस का नंबर मैक्सिमम हो जाता है। इसलिए उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसको हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसको निकालें कैसे?
तो देखो जी, मैं अल्फा के टर्म्स में लिख रहा हूं, आप समझ सकते हो समझ लेना, अदरवाइज मैं तो समझाऊंगा ही। अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट एनी डाइल्यूशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको सी भी लिख सकता हूं, छोड़ भी सकता हूं। ये मैं यहां पे लिखा हूं, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस बात को आप समझ रहे हो? देखो मैं समझा रही हूं कैसे होगा। अल्फा क्या होता है? डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय टोटल मोल्स टेकन और इनिशियल मोल्स टेकन का रेशियो है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितना आपका अल्फा होगा, मींस जितना आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा। क्योंकि डिसोसिएटेड जो है आयंस, जो डिसोसिएटेड पार्ट्स है वही रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए। अनडिसोसिएटेड पार्ट इज ए न्यूट्रल फॉर्म, इट कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका कोई रोल नहीं होगा। तो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जितना डिसोसिएटेड होगा अब आपका इलेक्ट्रोलाइट का मोलिक्यूल्स, उतना ही कंडक्टिविटी होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगा। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा तो पूरा का पूरा डिसोसिएशन हो जाएगा। कि मैं बताया हूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 100% हो जाएगा, मींस टोटल उसका सॉल्यूट मोलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, मींस क्योंकि जितना लिए हो टोटल डिसोसिएट हो गया, तो इस समय जितना आप अमाउंट लिए हो उतना ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इनिशियली जितना मोल लियो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया रहेगा, तो उस समय मोलर कंडक्टिविटी इनिशियल मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी उस समय जितना डिसोसिएट हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए अल्फा हम लोग लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट का यही मेन पॉइंट है, ये अल्फा ही है। इसी अल्फा के टर्म्स हम डिफाइन कर लेते हैं और इसी के हेल्प से हम निकालते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें अल्फा पता रहता है, हमें इसमें से दोनों में से कोई एक गिवन रहेगा, दूसरा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चल के बताऊंगा, क्लोडॉस लॉ भी आया इस काम को करने के लिए, लेकिन अभी अल्फा के टर्म्स इसको हम लोग करते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कई बार बोलता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के निकालो, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, तो हम लोग पुट करेंगे इसको वैल्यू को उसमें। वी नो दैट के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। इसको हम लोग ऊपर लिख रहा हूं मैं। देखो जी, K इज इक्वल टू सी, अल्फा की जगह पे लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंस्टेंट डाइल्यूशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर बाय 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यह हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी आपका वेरी करता है डाइल्यूशन के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट का। मैं इसका रीजन बता दिया हूं। पहला रीजन है कि
डाइल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है जो नंबर ऑफ आयंस को इंक्रीज करता है। फिर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। सेकेंड फैक्टर है कि डाइल्यूशन की वजह से आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है जो आयनिक मोबिलिटी को बढ़ाता है, और दोनों फैक्टर मिल करके मोलर कंडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसको मैं लिख भी दे रहा हूं। रीजन फॉर इमेंस इंक्रीमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विथ डाइल्यूशन, उसका क्या रीजन है? तो मैं रीजन बता चुका हूं, उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। पहला रीजन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन and number of ions increases in solution with degree of dissociation which leads molar conductivity. Second reason है dilution of solution, dilution of weak electrolyte solution. Dilution of electrolyte solution increases ionic mobility through decreasing force of attraction between opposite ions, which leads molar conductivity. इसलिए दोनों फैक्टर सेम डायरेक्शन में काम करता है। दोनों फैक्टर की वजह से हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ। मींस स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाता है और आयनिक मोबिलिटी बढ़ता है।